वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 19 नवंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स के बारे में है। इंडिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इन सभी लोगों ने कार्बन बॉर्डर टैक्स जिसे प्रपोज किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, उसका विरोध किया है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 27th एडिशन हुआ शर्म एल शेख में, उसी के पैरेलली इस पूरे कार्बन बॉर्डर टैक्स को अपोज किया गया इन चारों देशों के द्वारा। अब ऐसा इस टैक्स में क्या है जहां पे चाइना और इंडिया दोनों एक साथ आ गए हैं। समझिए कि चाइना और इंडिया एक ऐसा मुद्दा है जहां पर अक्सर एक साथ खड़े मिल जाएंगे, एंड दैट इज द इशू ऑफ इन्वायरमेंट। चाहे वो इन्वायरमेंट को बचाने का मामला हो या किसी इन्वायरमेंटल पॉलिसी का विरोध हो जो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा हो, इस जगह पर इंडिया और चाइना आपको एक साथ मिल जाते हैं। क्या है ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स? एक्चुअली में ये एक प्रकार की ड्यूटी है जो इंपोर्ट के ऊपर लगाई जाएगी। कैसा इंपोर्ट? कोई भी ऐसा इंपोर्ट जिसे तैयार करने में बहुत ज़्यादा कार्बन का एमिशन किया गया हो। इस प्रकार के प्रोडक्ट्स के बनाने के दौरान ज़्यादा कार्बन का एमिशन ना हो, उसे रोकने के लिए इनके ऊपर एडिशनल ड्यूटी लगा दी जाएगी। इससे इन मेटल्स के या इन प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इनका प्रोडक्शन इनकरेज नहीं हो पाएगा, डिस्करेज होगा। तो ये एक प्रकार का ट्रेड रिलेटेड मेजर है जो एक्सपोर्ट को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। ईयू ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऑप्ट किया है और उन्हें उम्मीद ये है कि 2024-25 में ये इसका डेटा कलेक्ट करेंगे और 2026 से इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। कुछ इंडस्ट्रीज को इसमें टारगेट किया जा रहा है जिनके इंपोर्ट के ऊपर ईयू कंट्रीज ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगी। इनमें 5 सेक्टर्स हैं जो शामिल होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम और सीमेंट। चूंकि इन सभी चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा CO2 का एमिशन होता है, तो इनमें ज़्यादा CO2 का एमिशन ना हो, इसे डिस्करेज करने के लिए वो ज़्यादा ड्यूटी लगाएंगे। उनका एक कंसर्न ये भी रहता है, चूंकि EU में जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो EU से बिलोंग करती हैं, लेकिन वो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाके अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगा लेते हैं इन सब सेक्टर्स में प्रोडक्शन करने के लिए, और उसके बाद अपने ही सामान को EU कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर देते हैं। चूंकि इन देशों में जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं वो लेस स्ट्रिंजेंट हैं। लेकिन इससे इंडिया को क्या प्रभाव पड़ेगा? माना कि ये किसी भी पर्पज से किया जा रहा हो, लेकिन इंडिया जैसे देशों से जो ये इंपोर्ट होता है EU में, इसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट हाईली नेगेटिव होगा और इससे EU की ओर जो इंडिया का सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन करेगा। ध्यान दीजिए कि EU इंडिया के एक्सपोर्ट का 17% कवर करता है। वॉटेवर वी एक्सपोर्ट, उसमें 17% हम EU को एक्सपोर्ट करते हैं, और ये डेटा 2012 से 2021 के बीच का है। ये अगर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाया जाता है तो जो हमारा 17% एक्सपोर्ट जाता है EU के लिए, उसमें से 6% प्रभावित होगा, और इससे सबसे ज़्यादा हमारा आयरन एंड स्टील सेक्टर, उसके बाद एल्यूमिनियम सेक्टर प्रभावित होगा। CBAM पर इन देशों ने क्या कहा? ये बेसिक कंट्रीज का एक ग्रुप है। बेसिक कंट्रीज में आती हैं ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना। इन लोगों ने बोला कि ये एक यूनिलैटरल मेजर है और डिस्क्रिमिनेटरी भी है। इन्होंने खुद से ही ये प्लान कर लिया कि वो ड्यूटी लगा देंगे। इसमें कोई डिबेट डिस्कशन तो हुआ नहीं है। इस तरीके से वो मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, और EU कंट्रीज के साथ जो ट्रेड है इन डेवलपिंग कंट्रीज का, उसमें ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होगा। ये मेजर्स पूरी तरीके से गलत हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल है, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज सभी के लिए उतना ही नुकसानदेह है और सभी की इसको लेकर कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात तो सच है, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, क्योंकि ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा चुका है पास्ट में डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा क्लाइमेट को, तो उन्हें अब उस चीज़ को सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा लेनी होगी। मतलब साफ है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें वैसे तो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना चाहिए इन डेवलपिंग और वल्नरेबल कंट्रीज को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सकें। और ये क्या कर रहे हैं? ये ना तो फाइनेंसेस देते हैं और ना ही टेक्नोलॉजी। उसके बजाय ये अनफेयर टैक्सेस इंपोज करने की कोशिश करते हैं क्लाइमेट को बचाने के लिए। आपको पॉजिटिव इंटरवेंशन करना है, आप फाइनेंसेस दीजिए और टेक्नोलॉजी दीजिए ना, ताकि इन इंडस्ट्रीज में भी जो एमिशन है वो कम हो सके। नहीं,
आप ये नहीं करोगे क्योंकि इसमें आपके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, इसमें आपका पैसा खर्चा हो जाएगा। तो अच्छा तरीका क्या है, टैक्स इंपोज कर दो। मतलब उसके बाद इन कंट्रीज के प्रोडक्शन का क्या होगा, डेवलपमेंट का क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के जो स्टेप्स हैं ये निश्चित तौर पे ट्रस्ट डेफिसिट तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इस लिहाज से स्पेसिफिकली आपसे कहूंगा कि इस आर्टिकल को बढ़िया से रिवाइज करके रखिए, क्वेश्चंस के आने की संभावना रहेगी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स के ऊपर। तो हाईली इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहा आज के लिए ये। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ट्राई के कॉलर आईडी के बारे में है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कर ली है कि वो एक मोबाइल फोन कॉलर आइडेंटिटी सिस्टम डेवलप करेंगे जो कि एक कॉलर के केवाईसी से अटैच्ड होगा, और जब भी कोई कॉल करेगा तो दूसरे के मोबाइल में उसका जो नाम है वो पॉपअप हो जाएगा। और ये सुविधा हो सकता है आने वाले 3 हफ्तों में अवेलेबल हो जाए। तो इसमें क्या नई बात हो गई, यही काम तो ट्रू कॉलर भी करता है। ट्रू कॉलर मोबाइल में आप डाउनलोड कर लीजिए और जब भी कोई आपको कॉल करेगा तो नाम आ जाता है कौन कॉल कर रहा है। नहीं, ट्राई का ये मैकेनिज्म ट्रू कॉलर से थोड़ा अलग है, क्योंकि ऐसा करते वक्त जो कॉलर आईडी आपके सामने आएगी वो उस इंडिविजुअल के केवाईसी पर बेस्ड होगी। केवाईसी का क्या मतलब है, जब आप सिम कार्ड लेने जाते हैं तो आपसे कोई आईडी कार्ड मांगा जाता है, कई बार वो आधार होता है। तो आपके आधार में आपका जो नाम है वो नाम वहां पर पब्लिश होगा। आपको पता है कि जो ट्रू कॉलर है वो क्राउड सोर्सेस से जो डेटा है वो कलेक्ट करता है। सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप ट्रू कॉलर डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि वो आपके कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस चाहता है और आप कहते हो ठीक है ले लो। और जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस अटेन कर लेता है। उसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर और अटैच नाम सेव होते हैं। वो वही डेटा यूज करता है दूसरे को इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए जो आपने अपने मोबाइल में सेव किया हुआ है। या फिर आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप ट्रू कॉलर पर अपनी आईडी बना लेते हैं। तो जो आईडी आप बनाते हैं उसमें जो आप नाम सेव करेंगे वही नाम लोगों को दिखेगा। और अगर आपने ट्रू कॉलर पर आईडी नहीं बनाई है तो अगर किसी ने आपका नाम किसी नंबर मतलब आपका जो नाम है जिस नंबर से सेव किया गया है किसी व्यक्ति के मोबाइल में, वो उसके मोबाइल से वो डेटा निकाल के वो शो करना शुरू कर देगा। वो गलत भी हो सकता है। कई बार लोग ट्रू कॉलर पे अपना गलत नाम सेव कर देते हैं, कई बार लोग अलग अलग तरीके से नाम सेव भी करते हैं। तो इसलिए जो नाम आता है ट्रू कॉलर पर वो बहुत एक्यूरेट नहीं होता। लेकिन ट्राई का ये जो मैकेनिज्म है इसमें बिल्कुल सही नाम आएगा। तो क्या ये काम आपकी कंसेंट के बिना किया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कंसेंट बेस्ड और वॉलंटरी प्रोग्राम होगा। मतलब आप ये अलाउ करेंगे कि आप अपना नाम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति देखे। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि स्पैम कॉल्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। अब ये भी गड़बड़ हो गया। अगर ये वॉलंटरी है तो जो स्पैम कॉल करने वाले लोग हैं वो तो अलाउ ही नहीं करेंगे कि उनका जो नाम है वो शो हो। तो देखिए थोड़े समय की बात होगी, धीमे धीमे जब सभी लोग ये अलाउ कर देंगे कि जो उनका रियल नाम है वो शो हो, तो अगर स्पैम कॉलर्स ये अलाउ नहीं करेंगे तो जो कॉल्स बिना नाम के आएंगी आप समझ जाओगे कि ये स्पैम कॉल्स हैं। तो इससे काफी मदद मिलने वाली है। जो ट्राई का कॉलर आईडी फीचर है वो केवाईसी डेटा पर बेस्ड है, जिसमें आईडी प्रूफ्स में दिए गए नाम को ही शो किया जाएगा। और ये ट्रू कॉलर से कैसे डिफरेंट है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ट्रू कॉलर क्राउड सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करता है। इससे एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट डेटा आप सभी लोगों के सामने आ जाएगा और सही नाम पॉपअप होगा। जो ट्राई है इसका ये फीचर स्पैम कॉल्स और फिशिंग अटैक्स को इवेड करने में हेल्प करेगा। बात करते हैं ट्राई के बारे में। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसे 1997 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 3 के माध्यम से बनाया गया। इनका काम है इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को रेगुलेट करना। इसमें होते हैं एक चेयरपर्सन और 2 फुल टाइम मेंबर्स, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। ट्राई एक्ट को 2000 में अमेंड किया गया था और टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया था। तो ये तो पूरा मामला ट्राई के बारे में हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में है। शॉर्ट में आप इसे टॉप स्कीम कहिए ना। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अभी जो रेसलर हैं विनीस फोगाट, उनके एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें बुल्गारिया में बेल्मेकेन में जाकर ट्रेनिंग करने के लिए अलाउ किया जाए। यह हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग एरिया है, वहां पर एक कैंप लगाया गया है ट्रेनिंग के लिए और वहां पर दुनिया के कई सारे देशों से एथलीट्स आएंगे। ये 2600 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाने वाला एक ट्रेनिंग कैंप है और उन्हें ये जो अप्रूवल मिला है वो टॉप स्कीम के तहत दिया गया है। मतलब इसमें जो खर्च आएगा वो टॉप स्कीम के तहत वहन किया जाएगा। क्या है ये टॉप स्कीम? टॉप स्कीम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का। आप इसे शॉर्ट में म्यास कहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसमें हम अपने टॉप एथलीट्स को हेल्प करते हैं ताकि वो ओलंपिक के पोडियम तक पहुंच सके। ओलंपिक का पोडियम क्या है? जहां पर उन्हें मेडल्स दिए जाते हैं, सिल्वर, गोल्ड या फिर ब्रोंज। तो उन्हें ये मेडल्स मिले और वो
ओलंपिक पोडियम तक पहुंच सकें। इसके लिए टॉप स्कीम के तहत उन्हें ट्रेन किया जाता है और फाइनेंसेस अवेलेबल करवाए जाते हैं। टॉप स्कीम की शुरुआत 2014 में की गई, 2018 में इसे रिवैम्प किया गया और इसमें एक टेक्निकल सपोर्ट टीम डेवलप की जाती है जो एथलीट्स को और स्पोर्ट्स पर्सन को हेल्प करते हैं। इसमें होता है एक मिशन ओलंपिक सेल। ये एक डेडिकेटेड बॉडी है जिसका काम है एथलीट्स को मदद करना जिनको फंड किया जा रहा है टॉप स्कीम के भीतर। जो एमओसी है यानी कि मिशन ओलंपिक सेल, ये डायरेक्टर जनरल जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी होते हैं उन्हीं के अंडर में काम करती है। इसमें टॉप्स एलीट एथलीट्स आइडेंटिफिकेशन कमेटी भी बनाई जाती है। ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एलीट्स हैं जो कैपेबल हैं, जो मेडल्स ला सकते हैं, जिन्हें सपोर्ट किया जाना चाहिए। म्यास, म्यास का यहां पर क्या मतलब है? म्यास का यहां पर मतलब मैं आपको बता देता हूं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो जो म्यास है वो टॉप्स के मेंबर्स को अपॉइंट करता है जो हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स पर फोकस करते हैं, जैसे कि आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग, रेसलिंग, जहां पर एक्चुअली में हमें उम्मीद है कि मेडल्स मिल सकते हैं। जो टोटल मेंबर्स होते हैं कमेटी के वो म्यास से डिसाइड करता है, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो ये तो पूरा मामला टॉप स्कीम के बारे में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मॉस्को फॉर्मेट के बारे में है। इंडिया ने हाल फिलहाल में लेटेस्ट मीटिंग में शिरकत की मॉस्को फॉर्मेट के, जो अफगानिस्तान के मुद्दे पर कंसल्टेशन के लिए बनाया गया है। जो मॉस्को फॉर्मेट है वहां पर कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई जो अफगानिस्तान के इशू से रिलेटेड हैं। देखिए, अफगानिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अभी भी जगह नहीं दी गई है। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। शाक की मीटिंग में अफगानिस्तान को तालिबान रिप्रेजेंट करे इसके लिए तो पाकिस्तान अड़ भी गया था, लेकिन उसकी इस रिक्वेस्ट को नहीं माना गया और शाक की मीटिंग को ही रद्द कर दिया गया। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल लेवल पे जहां पे रिप्रेजेंटेशन अटेन करता है अफगानिस्तान, एंड दैट इज मॉस्को फॉर्मेट। रिप्रेजेंटेशन अटेन करे भी क्यों ना, क्योंकि इसे तो बनाया ही अफगानिस्तान के लिए गया। मॉस्को फॉर्मेट को 2017 में बनाया गया था। इनिशियली ये 6 पार्टी मैकेनिज्म था जिसमें रशिया, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया शामिल थे। जो 4th मॉस्को फॉर्मेट है, यहां पर रीजनल एफर्ट्स पर फोकस किया गया कि अफगानिस्तान के भीतर कंसिलिएशन को प्रमोट किया जाए, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रीजन में स्टैब्लिश की जाए। इंडिया ने भी कुछ मुद्दों पर जोर दिया, जैसे कि तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जाए, ट्रूली इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जाए अफगानिस्तान में, हम टेररिज्म को फाइट करें और ड्रग ट्रैफिकिंग को भी रोकें, विमेन, चिल्ड्रन और माइनॉरिटीज के राइट को भी प्रिजर्व किया जाए अफगानिस्तान में। जो मॉस्को फॉर्मेट है उसके पैरेलली इंडिया, रशिया और ईरान ने भी बातचीत की कि किस प्रकार से अफगानिस्तान में जो उनके सिमिलर कंसर्न्स हैं तालिबान रूल अफगानिस्तान के, उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो ये तो पूरा मामला मॉस्को फॉर्मेट का रहा। उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इदुहट्टी रॉक आर्ट साइट के बारे में है। रिसर्चर्स को अभी 5 सिंबल्स मिले हैं रॉक आर्ट साइट पे। कहाँ है ये साइट? ये साइट है इदुहट्टी में। चलो ठीक बात है, लेकिन ये इदुहट्टी कहाँ है? इदुहट्टी तो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो हमें सिंबल्स मिले हैं 5 सिंबल्स, ये सिंबल्स वैसे ही हैं जैसे आइस एज के दौरान के सिंबल्स यूरोप में मिले। 5 सिंबल्स जो मिले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो नीलगिरी का रीजन है, जो नीलगिरी की साइट है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे 10 रॉक आर्ट साइट्स मिली हुई हैं। इनमें सबसे बड़ा कोरेक्यूर रॉक साइट है। जो रॉक साइट है इदुहट्टी में, ये आपको उदगमंडलम जो टाउन है नीलगिरी का, उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। 20 यूनिक सिंबल्स हैं यहां पर आपको इन साइट्स पे मिल जाएंगे जो वाइब्रेंट हैं और रेड ऑक्रे कलर में पेंट किए गए हैं। ये जो आपने रेड कलर की मिट्टी देखी होगी ना, उसी को ऑक्रे कलर का मिनरल्स, इसमें ऑक्साइड्स होते हैं आयरन के, उसी वजह से इसका कलर रेड हो जाता है। जो 5 सिंबल्स मिले हैं उनमें क्या क्या मिला है? एक तो सर्किल है। सर्किल आप जानते हो, ये जो मैंने किया ये सर्किल ही है, तो एक तो मिल गया सर्किल। दूसरा है कॉर्डिफॉर्म। कॉर्डिफॉर्म क्या होता है? कॉर्डिफॉर्म का मतलब होता है हार्ट शेप्ड कोई स्ट्रक्चर। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर अगर मिल गया तो उसे हम कॉर्डिफॉर्म बोलेंगे। अब एकदम स्पेसिफिक हार्ट तो वो लोग बना नहीं देंगे ना। डॉट डॉट तो सिंपल होता है, सभी को पता है। फिंगर फ्लूटिंग। फिंगर फ्लूटिंग का मतलब होता है, आप भी बच्चे रहे होंगे तो आप धूल खूब सारी इकट्ठा करके उसमें से उंगलियां चला देते होंगे, तो उसे ही फिंगर फ्लूटिंग कहा जाता है। यहाँ आप जो इमेज देख रहे हो ना, ये फिंगर फ्लूटिंग की इमेज है। और क्वाड्रेंगल तो आप जानते हो, चौकोर, ठीक है। ये क्लोजली रिजेंबल करते हैं उन्हीं सिंबल्स को जो यूरोप के आइस एज के साइट्स पर पेंटिंग के फॉर्म में मिले हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10,000 से 40,000 साल पुराने होंगे। और इससे भी आइडिया लग रहा है कि मॉडर्न ह्यूमंस नीलगिरी के एरिया में उस समय आए होंगे और उन्होंने यहाँ पे सर्वाइव करना सीखा होगा। ये नेचुरल जो ऑक्रे होता है, ये नेचुरल पिगमेंट होता है जिसमें आयरन ऑक्साइड और कुछ डिग्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें कई सारे कलर्स बन जाते हैं, कभी येलो, ब्लैक और रेड, डार्क रेड कलर बनता है ऑक्रे से। तो उससे ही ये सिंबल्स बनाए गए हैं। ये सिंबल्स लंबे समय तक सर्वाइव भी कर जाते हैं।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कमेटी टू मॉनिटर बल्क ड्रग पार्क के बारे में है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने अभी एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो बल्क ड्रग पार्क्स को या उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे। ये 3 स्टेट्स में बनाए जा रहे हैं। मनसुख मंदविया ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैं, उन्होंने ही इस कमेटी को हेड किया है। स्पेसिफिक फोकस रहेगा बल्क ड्रग्स पे। बल्क ड्रग्स क्या होते हैं? बल्क ड्रग्स को ही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहा जाता है। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में बल्क ड्रग कह दिया जाता है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक्चुअली में किसी दवाई का वो इंग्रेडिएंट होता है जो बीमारी को ठीक करता है। जैसे जो एक मेडिसिन, एक पिल आप लेते हो, उस पिल में वो चीज, जैसे इसमें आपको साल्ट भी मिलेगा, शुगर भी मिलेगा और भी चीजें मिलेंगी, तब एक जाके मेडिसिन बनती है। लेकिन इस मेडिसिन में, जैसे सर दर्द की एक दवा है, तो सर दर्द की दवा में एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो एक्चुअली में सर दर्द सही करता है। तो वो मॉलिक्यूल मेडिसिन का जो एक्चुअली में उस चीज को हिट करता है जिसके लिए वो बनाया गया है, उसे ही उस मेडिसिन का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं। ज्यादातर मेडिसिन का एपीआई हमारे पास नहीं होता और हम इसे बड़ी मात्रा में चाइना से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन हम चाइना से अपनी जो डिपेंडेंसी है उसे कम करना चाहते हैं। इसी रेफरेंस में गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बनाए जा रहे हैं बल्क ड्रग पार्क्स, मतलब ऐसे पार्क्स जहां पर इस प्रकार के एपीआईज को डेवलप किया जाएगा। इनके डिजाइन, स्ट्रेटजी और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के सिलेक्शन का काम शुरू हो गया है। इंश्योर किया जाएगा कि स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स अटेन किए जाएं और हम बल्क ड्रग्स के इंपोर्ट में कमी ले आ सकें। कमेटी इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेगा कि इस बल्क ड्रग पार्क्स में जो भी यूनिट्स लगती हैं उनको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाए, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो और बाकी इंटरवेंशंस किए जाएं ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रोड्स स्कॉलरशिप के बारे में है। हाल ही में 5 इंडियन स्टूडेंट्स को रोड्स की स्कॉलरशिप मिली। बहुत ही प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप होती है, बहुत ही रेयरली लोगों को मिलती है। 2023 में जिन्हें स्कॉलरशिप मिली है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ये जो ग्रेजुएट फेलोशिप है उसको अटेन करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लेंगे मास्टर्स प्रोग्राम में। ये पुरानी स्कॉलरशिप है क्योंकि इसकी शुरुआत 1902 में कर दी गई थी। ये फुली फंडेड फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट अवार्ड होता है। दुनिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलती है। इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इसमें एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी होता है। दुनिया की मोस्ट प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में से एक माना जाता है। 100 स्कॉलर्स दुनिया भर से चुने गए हैं जो 2023 में अपनी कोर्सेज ज्वाइन कर लेंगे। रोड्स ट्रस्ट स्कॉलरशिप को देता है। एक प्रकार की एजुकेशनल चैरिटी है जिसमें एक्सेप्शनल लोगों को चुना जाता है ये स्कॉलरशिप देने के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पटन पटोला के बारे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में गिफ्ट किया पटन पटोला दुपट्टा, जिसे आप स्कार्फ भी कह सकते हो, जो इटालियन पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, उन्हें। इसे डबल इकत या पटोला कहा जाता है, जिसे 11वीं सेंचुरी से इंडिया में बनाया जा रहा है। इसे प्योर सिल्क से बनाया जाता है। इसमें कई सारे कलर्स एंड डिजाइन भी आते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। इसमें नॉट्स को यानी कि गांठों का सहारा लेके इसे तैयार किया जाता है, इसीलिए इस टेक्निक को बंधनी टेक्निक भी कहा जाता है। एक सल्वी फैमिली है नॉर्थ गुजरात की जो इसे बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से बनाती है। प्रिमिटिव फॉर्म में इसे हार्नेस लूम्स पे बुना जाता है, तैयार किया जाता है, और जो लूम्स होते हैं ये रोजवुड और बंबू स्ट्रिप से बनाए जाते हैं। इनका प्राइस इन जनरल 1.5 लाख से लेकर 6 लाख के बीच होता है, तो काफी एक्सपेंसिव भी होता है ये पटन पटोला। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने पार्टनरशिप करी है नदन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन नित्रा के साथ और इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन इट्टा के साथ, और एक फुल डे इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया। क्या होता है ये टेक्निकल टेक्सटाइल? देखिए, कपड़े अक्सर हम इसलिए पहनते हैं ताकि खूबसूरत दिखें। जब आप खूबसूरत दिखते हैं और अच्छे दिखते हैं अच्छे कपड़े पहनकर, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सारे कपड़े इसलिए नहीं पहने जाते कि आप खूबसूरत दिखें, बल्कि कपड़े इसलिए भी पहने जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी एक यूटिलिटी होती है। अब सर्दी आ गई है और आप जैकेट्स पहनेंगे। इट्स नॉट नेसेसरली कि आप जैकेट पहने ताकि आप खूबसूरत दिखें, हालांकि आप उसका भी प्रयास करते हैं, लेकिन जैकेट्स इसलिए पहने जाते हैं ताकि आपको सर्दियां ना लगे। इसी तरीके से स्पेसिफिक पर्पस से पहने जाने वाले टेक्सटाइल्स भी होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है टेक्निकल टेक्सटाइल। वो अपनी एस्थेटिक अपील के लिए नहीं बल्कि उनकी फंक्शनलिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 12 तरीके के टेक्निकल टेक्सटाइल होते हैं। एग्रोटेक, ओइकोटेक को इकोटेक भी कहते हैं। आप कचरा वगैरह साफ कर रहे हो तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक टाइप के क्लोथ चाहिए होते हैं। बिल्टेक, मेडिटेक, जियोटेक, क्लोथटेक, मोबीटेक, होमटेक, स्पोर्टटेक, इंडुटेक, प्रोटेक और पैकटेक, ऐसे कई सारे डोमेन्स हैं। डॉक्टर्स की ड्रेस अलग होती है, टेक्नीशियंस की अलग होती है, जो लोग केमिकल्स के साथ डील कर रहे हैं उनकी ड्रेस अलग होती है, तो सबके ड्रेसेस अलग होते हैं, उन्हें ही टेक्निकल टेक्सटाइल कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया NTTM टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ताकि हम भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें।
अभी जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 12% की है, जो अच्छी है क्योंकि दुनिया में जो ग्रोथ रेट है इस सेक्टर में वो जनरल या एवरेज 4% की है। हम टेक्निकल टेक्सटाइल में ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। इसके लिए हमें रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, प्रमोशन करना है, मार्केट डेवलपमेंट करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन भी करना है, एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस करना है। एनटीटीएम, इसमें टारगेट है 2020-21 से 23-24 के बीच में हमें इसके बीच में 1480 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। हमें 2024 तक टेक्निकल टेक्सटाइल का मार्केट 40 से 50 बिलियन का बनाना है और इसके लिए हमें 15 से 20% पर एनएम की ग्रोथ अटेन करनी होगी। तो ये तो पूरा मामला नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में रहा। आइए रिवीजन करते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 2030 तक 40 से 50 बिलियन का मार्केट बनाना है, एकदम गलत है। अभी तो डिस्कस किया 2024 तक, गलत हो गया। मॉस्को फॉर्मेट, ये अफगानिस्तान के ऊपर डायलॉग का प्लेटफॉर्म है, सही बात है। मनसुख मांडविया कमेटी, डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए, शुद्ध रूप से गलत है। ये बनाया गया बल्क ड्रग्स के लिए या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए। पटन पटोला, इसे डबल इकात या पटोला है जो कि बिना जाता है या बुना जाता है प्योर सिल्क से, 11वीं सेंचुरी से ही इसे बुना जा रहा है। ये सही बात है। हमारा आज का ये सेशन यहां पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।